वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ बिंदास भावना और आपको पता है भाई, रात के 11 बजे भी हम आपको मिल रहे हैं। ये जो कुछ दिन रहे ना, इतने इंटरेस्टिंग रहे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो में हम आपके साथ दिन और रात, इमेजिन करिए रात के 11 बजे, एक्सेप्ट न्यू ईयर्स पर हम आपको कभी नहीं मिले हैं। और आज न्यू ईयर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं और उसका एकमात्र कारण है इस खास मुहिम के बारे में। ये जो खास मुहिम है हमारी, ये है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो सस्टेनेबिलिटी की जानकारी देने के लिए। कारण क्या रहा चलिए बता देती हूँ। हमने सोचा क्यों ना हमारे यूएन के जो SDG कहलाते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहलाते हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाए। और जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सबसे अच्छा तरीका था कि एक ऐसे इनोवेटिव तरीके से आपको इसकी जानकारी दी जाए जिस तरीके को आपने पहले कभी सुना या जाना नहीं था। और हमने आपकी जिंदगी से थोड़े दिनों के लिए गानों को चुरा लिया और ढेर सारी इंफॉर्मेशन को आपकी जिंदगी में भर दिया। और देखिए कितने प्यार से और साथ के साथ आप सभी के शुभकामनाओं से हम ये लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो जारी कर रखे हैं और करीबन 133 घंटे हमने पूरे कर लिए हैं। और हमारा ये जो सफर है ये 150 घंटों का है। बहुत ही कम घंटे बाकी हैं, लेकिन हम बहुत एक्साइटेड हैं इस पूरी जर्नी के साथ। और इस पर बात करने के लिए हम अलग अलग आयामों की बात कर रहे हैं। अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूं तो हम अलग अलग गोल्स को एड्रेस कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गोल्स क्यों और क्या है जो ये हमारी जिंदगी में बदल रहे हैं। ये डेवलपमेंट के गोल्स जो है ना, वो ऐसे गोल्स हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, लेकिन बस हमने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया था। आज हम बात करने वाले हैं उस गोल की जिसको कहा जाता है गोल नंबर 4, और गोल है क्वालिटी एजुकेशन। हम जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो न सिर्फ सस्टेनेबल है पर जिंदगी भर आपको एम्प्लॉयबल बनाकर रखे। ऐसा ना हो कि आप छोटी छोटी नौकरियों के पीछे भागते रहें और वहां आप जिंदगी की कुछ चीजों को पा ना पाए। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है बताएंगे आपको। बहुत सारी जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ दीपेंद्र सिंह चौहान जी हैं। वैसे तो ये बहुत ही जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं, फॉर्मर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहे हैं समग्र शिक्षा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोडल ऑफिसर हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये प्रिंसिपल भी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को इनसे बेहतर तरीके से और कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि ये वो एक ऐसे इंसान हैं जो इन सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज को बनाने में सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है। अगर बात की जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जिसके बारे में हम इतने लंबे समय से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जितने भी हमारे SDG हैं यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन सभी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। और जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो वो एक इंक्लूसिवनेस लेकर आई है, लेकिन ऐसे ही कुछ सज्जन हैं जो इन पॉलिसीज को हम तक पहुंचा रहे हैं। करेंगे डॉक्टर दीपेंद्र जी का स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। और आज का ये जो खूबसूरत सा सफर है ये मैं करने वाली हूँ शुरुआत डॉक्टर दीपेंद्र जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया भावना जी, बहुत बहुत थैंक यू, आभार आपका। आपने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में अपना बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई हैव समथिंग स्ट्राइकिंग माई माइंड राइट नाउ जी, और आई वुड लाइक टू कॉट सम शेयर्स, कुछ लाइनें मैं शेयर करना चाहूंगा जरूर जरूर इस कार्यक्रम के लिए। ये एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन देने का। यकीनन यकीनन मैं आई वुड लाइक टू एक्सेंचुएट दिस पॉइंट। कोविड इज अ ग्रेट एग्जांपल जी। कोविड जब आया तो आप सभी ने ये नोटिस किया कि कुछ एप्लीकेशंस कुछ इस तरीके के थे, कुछ सॉफ्टवेयर इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति की, एंड दे मेड ह्यूज मनी। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग इट फ्रॉम एन कॉमर्स पर्सपेक्टिव, आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि उसने कैसे एक डिस्टेंस एजुकेशन को, ड्रीम को रियलिटी में बदल दिया जी। चाहे हम लोग जूम क्लासेस की अगर बात करते हैं या जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो एक हाइब्रिड मॉडल है दैट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड मॉडल। बट मैं आपको हरियाणा के बारे में बताना चाहूँगा। हरियाणा की एक लेटेस्ट स्कीम है ई अधिगम की नाम की स्कीम। ई अधिगम स्कीम्स के अंदर जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई, इसमें कुछ टेबलेट्स बांटे गए हैं स्टूडेंट्स को। और ई अधिगम अपने आप में एक एक्रोनिम है। इट्स एन एडवांस डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर अडेप्टिव लर्निंग। जी राइट। उसके अंदर कुछ प्री लॉडेड वीडियोस हैं, उसके अंदर सारे का सारा आप ट्रैक कर सकते हैं। टीचर्स होमवर्क को असाइन कर सकते हैं, टीचर्स टेस्ट असाइन कर सकते हैं, टीचर्स उसकी 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 सारी परफॉर्मेंस को नाप सकते हैं। और एक पोर्टल के जरिए आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू, एक पोर्टल के जरिए उस पूरी परफॉर्मेंस को आंका जाता है स्टेट के ऊपर। और फिर उसके अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस को आंका जाता है। कि अब जैसे छुट्टियों के दौरान का मैं आपको बताना चाहूँगा, छुट्टियों के दौरान विच टीचर असाइंड होमवर्क फॉर विच क्लास, दिस वाज असेस्ड बाय द अथॉरिटीज। और उसका हर बार मंथ एंड पे एक रिव्यू आया कि these are the top 10 teachers in the district who assigned homework. Okay. हाँ, so it was actually revolutionary. मतलब I mean, despite you are at a distance just because of holidays, and but you are working somewhere and you are tracking the progress also. And before that, we had a meeting with our other stakeholders like SMC members or what do you call the parents of the wards. We discussed that you have to keep a track. You have to see whether the child is using that gadget judiciously. That's the most important thing. But this is a wonderful scheme, I tell you, and it is yielding wonderful results also. And in the days to come, even if the hybrid model is adopted, it will definitely stand all the students in good state. So this is just one example of integrating technology into education. Secondly, now the classrooms are being developed into smart classrooms. There's a concept of schools are being revamped, or there are certain changes in terms of infrastructure. It is not just like any I would say there is a kind of picture in the mind that there would be lack of infrastructure and all. Things are changing. Yes. Things are changing now. Now you have a smart classroom. I happen to sometimes visit institution, and I happen to visit a class, right? So the lecturer is teaching, and he's using his own sometimes his own mobile for the sake of this internet connectivity. And the students are actually watching information. They're using good videos, I mean educational videos. And there is an app also, I would like to share it with you. There's a Diksha app. This is actually a platform. This is actually a platform to share digital learning, where you can again have your access of everything. Yes. Right. So this Diksha app was actually used during a teachers training program earlier. So there was a program called Nistha. It was launched in 2020. It was the biggest teachers training program in the world, they say, where it was the capacity building of teacher was done, different subjects were included, very innovative. NIPA and CERT, all these people, there were resource person from different places. So there it was used. You had to just register yourself on this app and then use it accordingly. Now they are using it in a more innovative way. Now if an institution is doing something innovative in its own premises. Yes. I happen to be in a capacity building workshop of a leadership program in SCRT recently. There was one resource person. He said ki, Dr. Sahab, if you want to do something and you want to just make others know that this is the best practice of your institution, and you let others know about it, then you need to upload it. Oh yes. These days, तो share exactly करना जरूरी है, क्योंकि जिसने knowledge share करें. They say until and unless something good is happening, until unless you share it, it will reach eternity. It will reach eternity. Others will benefit from this. So other way also, you happen to get a chance that what you have done, things are being documented, things are being recorded. The next person who takes your predecessor who takes your place in terms of teacher who is teaching the class, and the next teacher taking the class, he might use the same technology, he might use the same thing. So these are something. This is something which is happening, and moreover, I would like to say how it's changing in COVID times. You know what happened?
they say ki there was an issue of in the students of government institutions, especially from the deprived class or disadvantaged sections, they could not have this mobile phone connectivity. And I think this was the brainchild of some officer or secretary level officer from the West Bengal who got associated with and they had long term, and their program was launched by then Deputy Commissioner Ghar Se, and the Chief Minister also started this program, Ghar Se Padhao Abhiyan, and the Teacher on Call project. Teacher on Call project was another great initiative by Manav Rachna and district administration and other people. The problem was you had to get registered even if you don't have a smartphone. Yes. A feature phone was sufficient to get registered yourself, and you could speak to the teacher. There was a particular time slot. You could talk to the particular subject teacher and get your queries resolved then and there. So these were, I would say, COVID was a blessing in disguise kind of thing. Huh? Actually. To integrating technology. Although was the need of the hour, but yes, of course. And one more thing I would like to quote here. They say sometimes ki technology has come. Now you have got everything in your fingertips. Whether it will replace the teachers. Yes. It will not replace the teachers. Artificial intelligence के लिए भी कहा जाता है. Chat GPT. Yes. It will replace the teacher who don't know how to use technology. So we have to be, updated. And nowadays, everyone, I tell you, it's a proud feeling for me, at least in our state, it's a proud feeling for me that people are techno-savvy. Yes. They are using applications. There is an Avasar app. There are different apps for different reasons. And they are updating it, they are using it, and they are recommending it, and they are tracking their students through it. Not just, but in hybrid mode. Now, since schools are open now. Yes. So there are live classes also going on. And so far as live classes are concerned, there are smart TVs. Even if you don't want to interact verbally, we need to go beyond chalk and talk now. Like suppose if you show a video, this is an educational video, you watch it. Yes. Okay, 10 minutes you watch it, then we will discuss it. So I think by the time you watch it, all your focus is on that. Audio visuals, then your critical thinking is also working. You stop that video, then discuss the whole thing with your students. I think that kind of feeling is also happening in classrooms. And classroom is not just a place where non-receptive teaching is taking place. It is not a place where emotionless teaching is taking place. Active listening. Yes. This is the need of the hour. So if you see, अगर आप थोड़ा सा इसके पीछे जाएं तो हर एक चैप्टर के पीछे जैसे आप अभी बोल रहे थे और मैं उसी बात को थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करना चाहूँगा. आपने ये कहा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग. Yes. आप जो पढ़ें उसको आपने अप्लाई कैसे करना है. Yes. यही सबसे बड़ी बात है. This is the most important thing. जैसे आप एक प्रोग्राम देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मानव रचना का हर प्रोग्राम, every piece of program of Manav Rachna is useful for the listener. Same way, whatever you learn in school and college must have some application in your real life. That is, I think, the sustainability. That is the most important thing which needs to take place. उसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसे creativity है, उस creativity को हमने कैसे वो करना है. It is not all about learning the facts. It is not all about cramming the things and just writing in the examination. Now even the assessment systems have changed. Yes. They try your real intelligence, how beautifully you can write. Yes. If it is a subjective paper. Then again, they say what is the how it can be applied in your. If you read a chapter, at the end of the chapter, there are some queries given. I'm talking about an NCERT book. Yes. They say, okay, this is the story. Ji. How you can connect this story with your real life? Actually. Whether there is an emotion in it, there is a lesson in it, it might be a case study for somebody, because same things might be happening in your household.
सो दोस्तों ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट टाइम एंड अगेन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे ये जो एसडीजी गोल है जिसमें कि चौथा गोल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का है, सरकार इस पर पुरजोर कोशिश कर रही है कि ये बदलाव जरूर आए। क्वालिटी एजुकेशन हर इंसान की न सिर्फ एक्सेस बन जाए लेकिन साथ के साथ वो उससे अपने जिंदगी में कुछ बदलाव भी लेकर आ पाए। सो नाउ हाउ डू वी एग्जैक्टली सी द चेंज? अगर हम बात करें हमारे पहले गोल की, नो पॉवर्टी, तो वो तभी होगा ना जब किसी के पास अच्छी एजुकेशन होगी। नो हंगर, ओब्वियसली एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें गुड हेल्थ की, वो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एजुकेशन। अब चलिए बात करते हैं उन अपॉर्चुनिटीज की, साथ के साथ उस इनिशिएटिव्स की जो आज के जमाने में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए वोकेशनल बेस्ड लर्निंग लेकर आ रहा है। स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल लर्निंग, और रादर यूज से एक्सपीरियंशियल लर्निंग। टर्मिनोलॉजी में कोई भी ले सकती हूँ, लेकिन सब वापस आकर यहीं टिक जाते हैं जहां हम बात कर रहे हैं बच्चे की शिक्षा इस प्रकार हो जो वो खुद करे, महसूस करे और फिर उसका रिजल्ट भी वो महसूस कर पाए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फॉर लॉन्ग वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भी एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने ये गोल्स हासिल कर लिए, और जैसे नेक्स्ट लेवल पे आता है बच्चा तो एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है वो उसका जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है दैट हैज चेंज्ड। अब दिस इज 5+3+3+4, इट्स लाइक दिस। 5+ means initially for 3 years the student will be in Anganwadi, then first and second, then 3 years FPMS they call it। FPMS से हम इसको याद कर सकते हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। दिस इज हाउ यू गो ahead with this. Earlier the model used to be 10+2. Yes. After 10th you had to decide which stream you are going to, whether you had a limited options, like you could go for science, commerce or humanities and all. Yes. Right? And secondly, now NCF, National Curriculum Framework is coming up, 2023 इसका ड्राफ्ट जैसे आ गया है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव हम we are expecting कि what kind of curriculum framework would be there, what kind of opportunity will be there, what kind of assessments will take place, whether the board will take place, there would be a semester system, and when the final document will come up, we happen to see a lot of changes, and those changes are in sync with the national education policy. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि उसमें हमने इंडियन सबसे पहले के ये जो पहली लाइन फर्स्ट पेज पे अगर आप देखते हैं तो वो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ही बात करते हैं। yes. आपने बोला कि हंगर, पॉवर्टी, अगर नेल्सन मंडेला की कोट हम कितनी बार करते हैं, दिस इज द ओनली बिगेस्ट वेपन वी कैन यूज टू फाइट पॉवर्टी, है ना, टू फाइट हंगर, टू फाइट पॉवर्टी। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चा जैसे ग्रो करता है कि उसको क्या खाना है, उसकी हेल्थ किस तरीके से ठीक रहेगी, एक एजुकेशन के सिस्टम में ये भी जरूरी है कि उसकी एक हैबिट फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाए जो कि एलिमेंट्री लेवल पे ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो सेकेंडरी लेवल पे आता है, सेकेंडरी लेवल पे आके उसको ये डिसाइड होता है कि उसका जो उसके मोटर स्किल्स हैं या जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो किस तरीके से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट लेवल पे जब वो आता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जो है वो ही कैन नॉट पास आउट फ्रॉम वेरी बिग इंस्टीट्यूशंस, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी हैज टू बी बैक इन द सोसाइटी। Yes, of course. This is something very important. If you leave that person behind, he will get back to the society. He will be part of the society. You need to include him. Yes. And you need to be very careful about कि by the time even if he drops out after 12th, he must be loaded with certain skills, knowledge, skills, aptitude. If these things work, then came the word like what kind of skills he must have. National Skill Qualification Framework, NSQF we call it, right? NSQF में क्या था कि especially मैं हरियाणा स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 2013 में we got a chance to start with कि हम skills को कैसे sync कर सकते हैं and what are those skills, और किस तरीके से अगर लेवल्स पे लिखे हैं तो देयर वर 4 levels, level 1, level 2, level 3, level 4. It starts from 9th to 12th. जी. And you will also get a certification from National Skill Development Corporation, right? There are certain skills like beauty and wellness. Suppose if this is along with the routine mainstream education. बिल्कुल. If a girl adopts beauty and wellness in 9th class
and passes out after 12th class, she will have an opportunity even if she leaves or she is not able to pursue her higher education or somewhere else for different reasons. She is able to make her both ends meet. She can earn well, she can get settled in life. She has a qualification and she can also upgrade her qualification in that particular field, which is after her aptitude, which she chose. We have IT based services, we have IT, we have automobile, we have patient care assistance, we have agriculture, we have physical education, we have banking and finance, then we have this so there is a set of many skills which you can opt for alone, and some schools have 2 skills or 3 skills, but there is an institution, like we have an institution in applied learning here in Faridabad, where there are maximum number of skills were offered, and it started way back almost in 2014 or so, and applied learning means the skills which you learn along with your routine education, you can apply in your daily life, and you can also generate an income simultaneously by that. So NSQF is a very ambitious project, and I think it is in sync with this, or this is an ambitious project which will go a long way. So this is देखिए really स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और जिस प्रकार के दीपेंद्र जी ने बताया कि चाहे वो महिला है, पुरुष है, यानी बच्चा है या बच्ची है, अगर आप देखें इस खास पॉलिसी के जरिए न सिर्फ उन्हें स्वावलंबी बनने का मौका मिल रहा है, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मौका भी मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर बदलाव आने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ काफी अच्छे से अलाइंड है, और इसमें एक बड़ी अहम भूमिका हमारी कम्युनिटी एंगेजमेंट निभाती है। अगर दीपेंद्र जी मैं कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करूं तो बच्चों को अगर हम सही दिशा देना चाहते हैं तो कम्युनिटी को एंगेज करना बहुत जरूरी है। साथ के साथ कम्युनिटी को एंगेज करते हुए जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर हम उन्हें इन्वॉल्व करें तो बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रमोशन जरूर मिल सकती हैं। Completely aligned with your thought. This is really very important. देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2009, which was in operation in from 1st April 2010. जी। Right to Education Act हम उसको बोलते हैं, legislation एक बना। उससे पहले स्कीम्स थी बहुत सारी, और लेकिन उसके बाद हम बाध्य हो गए कि हमें वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बहुत सारे क्लॉजेस थे, और उन क्लॉजेस जैसे 7 चैप्टर्स थे या जो दूसरे सब सेक्शंस थे, उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र था, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उससे पहले जो स्कीम्स आई उनमें भी था, जैसे विलेज एजुकेशन कमेटीज होती थी, लेकिन उसमें अंदर एक SMC का जिक्र आया, which is called School Management Committee. जी। School Management Committee is considered in what it's a perfect answer for your question, which means that will participate in each and every activity of the school during the running of the school, during the operations of the school, like in academics, in administration. Suppose if you have to make certain you have to spend some expenditure in some infrastructure, so you have to be the SMC members needs to sit and discuss the things, but the point is it is very inclusive, because only the parents of this studying children of that institution are a part of that. So there are certain meetings, they meet. Although I would say sometimes it happens there are certain passive members, there are some very active members, but it gives them a feeling that where their ward is studying, they are a part of that institution. Yes. So it is just like empowering the community, for which we are supposed to see, since education is something which became India became the country for the first time to enact this law. कि जिसमें इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, 86th अमेंडमेंट इसके अंदर किया गया, 21 उसके अंदर 86th अमेंडमेंट में फिर ये किया कि इसको हम फंडामेंटल राइट बनाते हैं एजुकेशन को। तब से ये चीज़ शुरू हुई, और SMC आई टेल यू अभी भी उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन सबको फॉलो करना पड़ता है, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, क्योंकि वो स्टूडेंट अगर पास आउट हो जाता है तो नेक्स्ट उसको चांस देना पड़ता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत प्रैग्मेटिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा।
कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जिसके अंदर देयर वाज एन स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो एक ASC के नाम से एक हमने कार्यक्रम जी। स्टार्ट किया, आओ स्कूल चले, अभी रिसेंटली। Yes, So, I've heard about it. हाँ, Yes. आओ स्कूल चले प्रोग्राम was actually properly it was launched in SC, but it was instrumental in that. We had certain interventions. We had village chopals. The faculty members especially went to the parents in the villages. They talked to the parents, even if urban areas it happened. This talked about it is always better to get your ward admitted in an institution where you are getting a lot of facilities, good education, quality education, and things are changing, like a realistic picture. Yes. Not just exaggerated picture, a realistic picture, and actually things are changing. I would tell you, things are changing, मेरा and देश बदल रहा है। देश बदल रहा है। सो देश बदल रहा है, सरकार बदल रही है, सरकार के काम करने के तंत्र बदल रहे हैं। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की। आप तो खुद नोडल ऑफिसर हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की, तो मुझे ना एक बात बताइए, सरकार कैसे इवैल्यूएट करती है कि मैंने ये पॉलिसी लागू की, बच्चों पर ये पॉलिसी अप्लाई हुई, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स पर अप्लाई की, टीचर्स पर अप्लाई की, अब इसके जो बेनिफिट हैं या रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे आए हैं, और फिर अब हमें इसमें अमेंडमेंट्स या चेंज करने की जरूरत है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लूँगा कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो उसके सारे क्लॉजेस को कुछ क्लॉजेस उसके इस तरीके से थे, दे वर मोस्ट टॉक्ड अबाउट। यस। 134 जो था उसका, या फिर दूसरे क्लॉजेस थे, और उसमें टाइम एंड अगेन कुछ चेंजेस भी किए गए। जैसे 2009 में एक आया जिसमें कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे वो लागू नहीं होगा, या एक ही आया कि नो डिटेंशन पॉलिसी का था, उसमें डिटेन नहीं होंगे, दैट वाज आल्सो अ बिग चेंज। सो वी कुड चेंज दैट आफ्टर ड्यू नोटिफिकेशंस। मुझे ऐसा लगता है जब कोई भी नया बदलाव आता है, आई थिंक इट वुड बी फेयर इनफ, प्रोज एंड कॉन्स कैसे असेस होते हैं, तो इट वुड बी फेयर इनफ टू से कि it takes time, but generally there are certain bodies they keep on assessing the things, like you have baseline surveys, you have midline surveys, you have endline surveys, and these surveys tell you a lot about the real health of education. If you talk about at the country level, there is a NAS. but ये जो सर्वे किए जाते हैं, क्या ये एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कूल पर किए जाते हैं? नहीं, स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोगों पर किए जाते हैं या स्टूडेंट्स पर किए जाते हैं, या ये जो पूरे के पूरे सर्वे ये अक्रॉस इंडिया? Across India, let me tell you, this is the random sampling. There is always a random sampling. Yes. You can each and every ये बिल्कुल वैसे ही सर्वे किए जाते हैं जैसे अदरवाइज अगर हम रिसर्च करते हैं और सर्वे करते हैं। लेकिन they actually tell you about the realistic condition on the ground zero. If I would like to quote one report here. जी। एक रिपोर्ट आती है हर साल, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, विच इज गिवन बाय द प्रथम। जी। प्रथम एक एनजीओ है, और उसकी रुक्मिणी बनर्जी और ये सब लोग उनके साथ काफी लंबे टाइम से ये लोग सर्वे कर रहे हैं। दे टॉक अबाउट द ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज। यस। दे टॉक अबाउट द ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज कि भाई ये स्टूडेंट इस चीज की क्लासेस को नहीं पढ़ पा रहा है, तो व्हेन दे गिव दैट रिपोर्ट, जी, तो गवर्नमेंट इज सो कंसिडरेट अबाउट, गवर्नमेंट डजंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, yes. कि वो किसी गैप को ना छोड़ के उस प्रॉब्लमेटिक एरिया को सॉल्व करे। तो उसमें फिर जैसे ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी का एक इशू आया, तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी का ये इशू आ रहा है कि ये स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, 4th का स्टूडेंट या 5th का स्टूडेंट उसके लेवल की बुक के हिसाब से अगर नहीं कैच कर पा रहा है, इट मींस समवेयर द टीचिंग एंड लर्निंग इज नॉट हैपनिंग इन द राइट वे। Yes. Right? So the problem is, there was a program like Saksham. I tell you. Hanji, yes. It was a huge success. It was a huge success. There was a culture of, I would say, learning. There was a robust mechanism of assessment. There was a robust assessment, and it was in such a transparent manner. There used to be video, conferencing, and all the officials were very particular about it. And there were visits by all the stakeholders, whosoever was involved from the district level. जी. I had been a part of that. I was a nodal officer for that for 2 years,
I saw it very closely how the things, because while making a report you had to keep all facts and statistics in mind, how the things are happening. Since Faridabad has a different demographic, I tell you, students are from different backgrounds, from different states and all. So that program, there was an agency which is called Grey Matter India. It's a Hyderabad based agency. It, after 1 year of intervention, taking different innovative methods, making teachers go with more innovative ideas, different classroom practices, they decided what is the impact. I mean, the impact you're asking for, no? Yes. So they decided what kind of impact it for this whole exercise. So it assessed, the Grey Matter India assessed. Then it gave its report कि after 1 year of this intervention, these are the reports and this is how the things have improved. These are the areas where we need some improvement. So this is how there is a mechanism of assessment, and all these state bodies and they keep on assessing the things, and there are certain I would say portals where technology has come really handy these days. And this is not just from at the click of the mouse I can assess what is happening in Fatehpur and how that block or resource person is doing over there and what kind of things are happening. So I mean things are really changing. So there is transparency, and there is upgradation, and there is hope. होप तो हमेशा रहने वाली है और हम रखने भी वाले हैं। दीपेंद्र जी ना, अब एक सवाल है जो बहुत क्लियरली अप्लाई होता है गवर्नमेंट स्कूल पर, और वो है ड्रॉप आउट्स। वो एक बहुत बड़ा इशू है और मुझे ये लगता है कि अगर इसे ठीक नहीं किया तो रहने वाला है। और उसकी परेशानी ये है दो, अगर हम गर्ल चाइल्ड की बात करें तो उनके इश्यूज थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर हम बॉय चाइल्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, और इसमें जो हमारा लर्निंग पेडागोजी की बात करें, टीचिंग पेडागोजी बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि जिस ढंग से पढ़ाया जाता है बच्चों को समझ नहीं आता है, वो अपना एक इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और एक ऐसी जाती है जब वो स्कूलों में जाना बंद कर देते हैं। क्या इनकी रिटेंशन के लिए काम किया जा रहा है? Okay, great. I would definitely give you answer with all facts and इतने figures. सारे क्वेश्चंस हैं मेरे नहीं, पास। they are really innovative and very relevant. In fact, आप जब बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो हाशिए पर चले गए हैं। बिल्कुल, marginalized, है ना? exactly. There is a quote, I read it somewhere. They say, if marginalized is the disease, Yes. inclusion is the cure. Actually yes. Inclusion is the But cure. ये inclusion हो कैसे? अब marginalized को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं जी, कि कैसे वो हाशिए पर क्यों चले गए हैं। जी। उसका there is a certain reason for that. अगर एक बच्चा disadvantaged section में है तो उसका वो बैरियर क्या है? वो इकोनॉमिक बैरियर हो सकता है, वो जोग्राफिकल बैरियर हो सकता है, वो एक इमोशनल बैरियर हो सकता है, वो एक डिसेबिलिटी बैरियर हो सकता है। There are certain reasons. illiteracy at home is बहुत बड़ा बैरियर। हाँ, तो that's a part of I would say कि इकोनॉमिक बैरियर वो इसलिए है Yes. कि वो ये कहते हैं, कई बार ऐसा सुनने में आता है, though it's not a fact, now the things are changing. जैसे कि first generation learners आ रहे हैं, Yes. their parents no, the things are changing, but it might be कि if we empower them, if we talk to them, we counsel them, जी, I think ये जो marginalized वाला जो word है उसको हम next level पे लेके आ सकते हैं, since education being a fundamental right, every student has a right to get education and quality education. That's the most जी। important thing. उसमें आप इकोनॉमिक बैरियर को कैसे दूर कर सकते हैं? इकोनॉमिक बैरियर को आप ऐसे दूर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें Yes. बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो उनको मिलते हैं, चाहे वो मार्जिनलाइज हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, या थोड़ा ऐसे स्टेटस से आते हैं जो अफोर्डेबिलिटी इश्यूज हैं जहाँ पर, और इसमें उनको उन इंसेंटिव्स के जरिए ठीक किया जा सकता है। और हेल्थ के पैरामीटर्स को, हेल्थ की भी बहुत सारी स्कीम्स कुछ इस तरीके की चल रही हैं गवर्नमेंट की, जिसमें नोडल ऑफिसर बनाया गया है, हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है कि भाई कैसे हम ठीक रह सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हेल्थ भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो एब्सेंटिज्म है इंस्टीट्यूशन के अंदर
उसमें अगर बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है तो एब्सेंटिज्म ज़्यादा हो जाता है। तीसरी चीज़ आपने पेडागोजी की कही, यस, पेडागोजी के लिए एलिमेंट्री लेवल पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से 2 या 3 स्कीम्स चल रही है, जैसे FLN एक प्रोग्राम है, यस, फाउंडेशनल लर्निंग न्यूमेरेसी का जो प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी जो लर्निंग लेवल है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके हिसाब से। तो उसमें जैसे क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे योर क्लासरूम मस्ट हैव, इट शुड बी प्रिंट रिच, it should be colorful, हाँ, it should it should have be- something, हाँ, प्रिंट रिच में फिर वो कहते हैं प्रिंट रिच कैसे होना चाहिए, अदर इट इज ए बाला मींस बिल्डिंग एज लर्निंग एड, yes, yes, इट कैन yes. बी ए बाला आल्सो। ये मुझे लगता है अप्लाई तो बहुत टाइम से हाँ, किया हाँ. जा रहा है। सो अर्लियर अगर आप याद करें तो राइम्स छोटे बच्चों के लिए were always put on the walls. Then they were replaced. We had technology. Now things have changed, but now we can have so many other different kind of things. For instance, अब जो latest है वो हमारे पास इस प्रकार के ब्रांडिंग्स जो होती हैं, इस प्रकार से अगर आप देखें स्कूल में वो करिकुलम की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं, Yes. उन्हें हम इस प्रकार से बोर्ड्स पर लगाकर एडजस्ट कर देते हैं वॉल्स पर। बहुत बहुत अच्छा है, अच्छे एनवायरनमेंट, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि यू ऑलवेज ट्राई टू फॉलो देम। Like we in FLN we have a post of a coordinator, then we have people who are working at different levels. There is a special training going on for elementary teachers how to implement this FLN activity. There are routine visits by the block resource persons, and they just have random checks what the student what is the level of student, the learning level outcome of the student is, and then they talk to the teacher, then they talk to the principal also कि this is how what I felt during last visit, this is how what I'm feeling right now, and this is the difference in between. So that is also an assessment, the assessment you were talking about. Yes. So there are many layers and there are many areas where this assessment takes place like this. सो देखिए हमने असेसमेंट की बात की है। सबसे जरूरी चीज गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में रिटेंशन की हमने बात की है। टेक्नोलॉजी को कितनी अच्छी तरीके से न सिर्फ इम्बाइब करके उससे बच्चों तक एक क्वालिटी एजुकेशन जाए, इसके बारे में बात की है। जो लेटेस्ट इन ट्रेंड है वो है जो आजकल के बच्चे टैबलेट्स को इस्तेमाल करना सीख गए हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जहां हम ये चेंज देख रहे हैं। इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, सो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस भी आ रहे हैं? देखिए कोई भी जब नया बदलाव आता है तो नेचुरली वो एक चैलेंज होता है, लेकिन पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ ये जो चैलेंज है ये किस लेवल पर है? स्टूडेंट्स के लेवल पर है या टीचर्स के लेवल पर है, जहाँ चेंज एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है? The education should be child centric, पहली तो बात मैं आपको ये कहूँगा, ठीक है? If the child is in the classroom and he is learning well, he or she is learning well. These are three things. Second thing I would say, the teacher is in the center of all the reforms. जी. He is in the center of all the reforms. So important point is कि उन जो implementation का जो changing जो agent है वो जो है वो एजुकेटर है जो इन बिटवीन है। बाकी स्टेक होल्डर्स तो हैं ही हैं, सभी अपना अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं अपने लेवल पे। तो इनिशियली देयर माइट बी सम इनिशियल हिकअप्स, आई वुड कॉल दैट इनिशियल हिकअप्स इन द सेंस लाइक टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसमें कुछ हिकअप्स लाइक ये आते हैं कि इफ समबडी इज लिविंग इन अ रिमोट एरिया एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वीक ओवर देयर, so it is just one of the challenges for that student who is living in a distant part of that village. Although he's got the access of that gadget, but he's not able to use it. Yes. It's a very small challenge. Although he's getting a 2 GB data, but he's not able to use it. That's a problem. But yes, now with the help of, there are so many I mean people involved, and there is a good group of people who are actually resolving the problems. They are fixing the issues which are coming up. And the redressal mechanism is so good कि the things reaches at the right level and it get redressed. And we should always be optimistic about the change and we should look at a brighter picture, I believe. हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, हमारी पूरी पॉपुलेशन ऑप्टिमिस्टिक है। इनफैक्ट
ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कुछ नया लेकर आएगी और क्वालिटी एजुकेशन को बहुत अच्छे से एडजस्ट करने में एक बहुत बड़ी सुविधा होगी, एक बहुत बड़ा हाथ निभाएगी। ये मेरा ही नहीं, मुझे लगता है उन सभी लोगों का मानना है जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत करीब से देखा है। पर जब मैं बात करती हूँ कि हमने अलग अलग आयामों को टच किया है, हमने कोशिश की है कि हम इन सारी चीजों को न सिर्फ ढंग से एड्रेस करें, लेकिन उसके साथ साथ जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, जो हमारा चौथा सबसे अहम सस्टेनेबल गोल है, सो उस गोल में एक और चीज आती है और वो आती है इंक्लूसिवनेस ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट करे, हमारी एजुकेशन पॉलिसी हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दे, जिससे कि अगर एक बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को चूज करना चाहता है वो कर सकता है, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एथलेटिक्स की, स्पोर्ट्स की, ओवरऑल डेवलपमेंट की, ये भी तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है। राइट। देखिए, अब तक के जितने भी कमीशंस आए या जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि देयर शुड बी सम प्लेग्राउंड्स एंड देयर शुड बी सम गुड infrastructure for practices and it should happen every day because physical development is also very important part and these days students have limited access for that as we have become we are spending more time on screens rather than being sedentary lifestyle जो है वो मुझे लगता है अब तो स्कूल के बच्चों में भी आने लगा है। Yes, it's true. Now I see there is a proactive approach by the heads or all the officials and all the stakeholders, the government, state, and whosoever is involved in this. They are making it sure that sports activity, which actually inculcates certain values also among students. Like if say morning mein they say. Morning assembly is the most important part in an institution. They say why it is important because they say it gives you a connectivity of unity. We belong to this institution, right? Then you have got a chance to warm up. Yes. If you're doing some PT kind of thing, then you're warming up for the day, and then again you are connecting with the God. You are just invoking God in the morning to go straight for the rest of the day, and again there's some information or so my point of view is in this regard is sports indeed can never be neglected. Sports is an important thing and there can be latent talent. There can be latent talent in government institutions which can be nurtured through all these nurseries, through all these sports activities, and of course all the policies they support this view, and there is so much to come up in the next couple of days. I can't believe it. Time by the studio clock 11:59 और भाई समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। हाँ भाई, हमें समय का पता चल रहा है, लेकिन क्या आप लोगों को पता चल रहा है, ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी। और साथ के साथ तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी दीपेंद्र जी, इस समय पर आपको बुलाकर हमने आपसे इतनी सारी जानकारी ली। इस पूरी मुहिम में आप हमारे साथ हैं। न सिर्फ हम इस बात से बहुत खुश हैं कि आप इस पूरी जर्नी का हिस्सा बने, लेकिन साथ के साथ हमारे लिए अपने आप ये एक बहुत एक्साइटिंग सा सफर है, जिस एक्साइटिंग से सफर में आज हम आपके साथ बैठे और बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं। Thank you so much, Bhavna ji. In fact, I'll just take 1 minute and I'll just conclude. It has been a long journey, like being associated as a project coordinator, as a principal, and as a nodal officer for NEP earlier, and then being associated with so many transformative projects. There was one transformative CMGGA project, Chief Minister's Good Governance Associate projects. Assessment part was also there. They put quality into the integrated quality. They made it sure that quality is there in the education, and uska sustainable in a sustainable way. That was also there. तो भाई बहुत सारी चीजें रही और बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन समय का तकाजा है। और देखिए भाई, ये जो समय है ना, ये टिक टिक करके जाता जा रहा है। सो ले रहे एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं।
आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दीपेंद्र जी आप? अगेन मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा दो चीजों से। आपका जो टैगलाइन है जैसे वी वैल्यू व्हाट वी से, यस, and you are actually valuing what you're saying. You're so concerned about the sustainability of the goals. It's a huge feat which Radio Manav Rachna has actually taken. मैं सिर्फ इन दो लाइनों के साथ और उसके बाद एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ लाइनों के साथ एंड करना चाहूंगा। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। There are miles to go. Yes. Robert Frost said, "Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep." भाई आपको सोने दे कर रहे हैं। Thank you so much, भावना जी, for this. Before you sleep, हम आपको सोने नहीं देंगे। जगे रहिए, जागते रहिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ।